हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस वीडियो सीरीज में जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शंस चैप्टर के बारे में। कई सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग ऑलरेडी फंक्शंस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसी सीरीज में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। देखिए, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन तो जनरली कम ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन आपको ये टॉपिक जानना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। क्यों जरूरी है? देखिए, एक बात समझिए कि इस चैप्टर पर बेस्ड कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको प्रोग्राम दिया गया होता है और उस प्रोग्राम का आपका आउटपुट निकालना होता है। यानी दे विल बी गिविंग यू अ प्रोग्राम एंड दे विल बी आस्किंग यू फाइंड द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिसमें आपको प्रोग्राम का आउटपुट निकालना होता है, आपको उस प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पता होना चाहिए। अगर आपको उस प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ही नहीं पता है, देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द आउटपुट ऑफ दोस प्रोग्राम्स और दैट प्रोग्राम। तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें आपको आउटपुट निकालना होता है। तो आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में। देखिए, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक प्रोग्राम जो आपको दिया गया है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट मींस व्हेनेवर यू आर एग्जीक्यूटिंग और रनिंग ए प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो वो स्टेटमेंट्स किस सीक्वेंस या किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं या हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट गिवन पर्टिकुलर प्रोग्राम। यानी कि अगर मैं बात करूं, इस एक नीचे प्रोग्राम मैंने दिया है, अगर मैं इस प्रोग्राम के बारे में बात करूं तो आप देख पा रहे हो कि इस दिए गए प्रोग्राम में कई सारे स्टेटमेंट्स है, टोटल 7 स्टेटमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। दिस प्रोग्राम हैज टोटल 7 स्टेटमेंट्स। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो इस प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो किस ऑर्डर या सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। यानी कि लेट्स एज्यूम, फॉर द टाइम बीइंग मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं पहले एग्जीक्यूट हो रहा है लाइन नंबर 1, देन लाइन नंबर 2, देन लाइन नंबर 3, देन लाइन नंबर 4, देन लाइन नंबर 5, देन लाइन नंबर 6 एंड समथिंग लाइक दैट। सो दिस एंटायर थिंग विल बी कॉल्ड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोग्राम। तो जी हाँ, अब हम लोग एक एक करके कुछ प्रोग्राम्स पिक करेंगे और उन्हीं प्रोग्राम्स का हम लोग फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन फाइंड करेंगे। देखिए, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को फाइंड आउट करवाने से पहले मैं कुछ बातें आपको, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास 11 के रिवाइज करवा रहा हूं। आप प्लीज इन्हें ठीक से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इन्हें समझ लीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका हम लोग खूब इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, मैं 2 बातें आपको क्लास 11 के रिगार्डिंग रिवाइज करवा रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं क्लास 11 के रिगार्डिंग आपको रिवाइज करवाना चाह रहा हूं वो है प्रिंट फंक्शन के बारे में। देखिए, प्रिंट फंक्शन का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर कोई चीज अगर कोट्स के अंदर लिखी गई होती है तो वो चीज एज इट इज प्रिंट हो जाती है। आई एम सेइंग इट अगेन, प्रिंट फंक्शन के अंदर कोई चीज अगर कोट्स यानी चाहे सिंगल कोट हो चाहे डबल कोट है के अंदर लिखी गई होती है तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। जबकि अगर कोई चीज विदाउट कोट्स लिखी गई होती है तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस फर्स्ट वाले प्रोग्राम के बारे में, तो फर्स्ट वाले प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट वाले प्रोग्राम में आप देखोगे कि प्रिंट फंक्शन के अंदर ए जो लिखा है कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका आउटपुट वही आएगा जो कोट्स के अंदर लिखा है, दैट्स व्हाई इसका आउटपुट आएगा ए। लेकिन अगर मैं सेकंड वाले प्रोग्राम जो कि ये है इसके बारे में बात करूं तो यहां पर प्रिंट के अंदर जो ए लिखा है वो विदाउट कोट्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है ए एज इट इज प्रिंट नहीं होगा बल्कि ए की वैल्यू प्रिंट होगी। तो चलिए एक बार देखिए ए की कुछ वैल्यू है क्या? जी हाँ, ए की वैल्यू 10 है, तो जी हाँ ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट्स व्हाई आपके इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 10। तो ये बातें आपको रिवाइज रखनी है। क्या बातें मैंने आपको बोली फिर से समझिए, इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रिंट फंक्शन के अंदर कोई चीज अगर कोट्स के अंदर लिखी गई होती है तो एज इट इज प्रिंट होती है, जैसे कि यहां पर हो रहा है, और कोई चीज अगर विदाउट कोट्स लिखी गई होती है तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, चलिए एक प्रोग्राम और प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट रिवीजन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम लिख रहा हूं जिसमें लिख रहा हूं प्रिंट ए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? दिस प्रोग्राम विच इज हैविंग ओनली सिंगल लाइन, इसका आउटपुट क्या आएगा? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि प्रिंट फंक्शन के अंदर कोई चीज अगर विदाउट कोट्स लिखी गई होती है तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है, और यहां पर वही बात हो रही है कि जो ए लिखा है वो विदाउट कोट्स लिखा हुआ है, तो ए एज इट इज प्रिंट नहीं होगा बल्कि ए की वैल्यू प्रिंट होगी। एज इट इज तो तब प्रिंट होता है ना जब कोट्स के अंदर लिखा गया होता है, लेकिन ए तो कोट्स में लिखा नहीं हुआ है तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन क्या इस प्रिंट ए वाली लाइन से पहले मैंने कहीं पर ए की वैल्यू डिफाइन की? क्या मैंने ए की वैल्यू कहीं पर दी? नहीं जी। तो ए की वैल्यू है नहीं, आप उसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए बात कर रहे हो, तो इसलिए इसका आंसर आएगा नेम एरर। तो आप इन चीजों को अगर एग्जीक्यूट करोगे तो ऐसा ही होगा। तो ये बातें जो मैंने आपको रिवाइज कराई हैं, या आप इन बातों का ध्यान रखिएगा।
तो चलिए सेकंड कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लेते हैं क्लास 11 का, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसमें मैं डिस्कस करूंगा इस ऑपरेटर के बारे में। एंड आई बिलीव यू नो द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑपरेटर एंड दिस ऑपरेटर। गाइस, दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड इक्वल टू ऑपरेटर एंड दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो मैं इस वाले ऑपरेटर के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस ऑपरेटर। मैं इस असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करने जा रहा हूं। और अगर आपको पता हो तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में दी गई वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर देता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं वो आप समझिए। आपको कभी भी अगर असाइनमेंट ऑपरेटर दिखे ना, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में आपको नहीं देखना है। देखो, आंखें तो आप बंद नहीं कर सकते हो, आप देखोगे तो है ही, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इसे समझिए कि कभी भी आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के दिया गया है तो उसके लेफ्ट साइड में आपको नहीं देखना है, पहले आप राइट साइड में देखिए। जैसे कि आपको दिया गया है x इक्वल टू 2, आप असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में मत देखिए, आप x को मत देखिए, आप राइट में जाइए। राइट में अगर आपको डायरेक्टली कोई वैल्यू मिल रही है तब तो ठीक है। वैल्यू मतलब लिटरल मतलब कांस्टेंट, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कुछ भी है। अगर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में कोई लिटरल दिख रहा है तब तो ठीक है। नाउ यू आर रेडी टू सी एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जैसे कि यहां पर हो रहा है कि आपने असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में देखा, राइट साइड में डायरेक्टली आपको वैल्यू है, लिटरल मिल गया। अब आप लेफ्ट साइड में देखिए और क्या करेंगे, आप इस राइट साइड वैल्यू को आप असाइन कर दीजिए वेरिएबल x को, जो कि लेफ्ट साइड में अवेलेबल है। लेकिन अगर मैंने यहां पर लिखा होता x इक्वल टू 2 और वह लिखा होता y इक्वल टू x प्लस 2, दिस इज द प्रोग्राम हैविंग 2 लाइन्स। तो इस केस में क्या करना है, आप अगर मैं पहले वाले स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको दिया गया है x इक्वल टू 2, या x असाइनमेंट 2 दिया गया है। तो यहां पर आप पहले राइट साइड में देखोगे, तो आपको डायरेक्टली लिटरल मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो अब नाउ यू आर रेडी टू सी एट द लेफ्ट हैंड साइड। और अब आप क्या करोगे, जो वैल्यू 2 राइट साइड पर अवेलेबल है उसे आप लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर दोगे। तो चलो ठीक है, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं सेकंड लाइन के बारे में, तो सेकंड लाइन में आपको यहां पर मिलेगा x प्लस 2। मैंने क्या बोला, अभी आपको लेफ्ट साइड पर नहीं देखना है, अभी आप राइट साइड पर जाओ। राइट साइड पर जो भी कुछ दिया गया है उसकी पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यानी इस चीज को इवैल्यूएट कर लो, इसकी वैल्यू निकाल लो। और जब ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए देन यू आर रेडी टू सी एट द लेफ्ट हैंड साइड, और उस वैल्यू को आप लेफ्ट साइड को असाइन कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में क्या होगा, हमारे केस में x प्लस 2 जब कैलकुलेट किया जाएगा तो x प्लस 2 विल बिकम व्हाट, x की वैल्यू 2 है तो x प्लस 2 विल बिकम 4। नाउ अब क्योंकि राइट साइड में जो चीज दिया गया है वो वैल्यू हो गई है, तो ये वैल्यू नाउ आप असाइन कर दोगे लेफ्ट साइड में दिए गए वेरिएबल को। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि इस चीज को आप 2 स्टेप में करेंगे। पहले आप राइट साइड पर जाएंगे, अगर वैल्यू दी गई है डायरेक्टली तो ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी गई है राइट साइड में तो पहले उसे वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। जब वो राइट साइड में वाली चीज वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी तब आप लेफ्ट साइड में देखेंगे और लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को राइट साइड वाली वैल्यू असाइन कर देंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इन 2 कॉन्सेप्ट हम लोग खूब यूज करेंगे। चलिए प्रोग्राम नंबर 1 को पिक करते हैं और इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पता करते हैं। तो देखिए, अगर आप अपने प्रोग्राम को देखोगे तो सबसे पहली लाइन जो आपको देखने को मिलेगी विच इज लाइन नंबर 1, और ये लाइन कमेंट वाली लाइन है। कैसे पता चला कि कमेंट वाली लाइन है? हैश, क्योंकि ये लाइन नंबर 1 हैश से शुरू हो रही है तो हमें पता है कि ये कमेंट्स वाली लाइन है। इस तरीके से हमें पता चल गया। और आपको ये बात भी पता है कि कमेंट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम। कमेंट्स किसी भी प्रोग्राम का पार्ट नहीं माने जाते हैं। दैट्स वाई जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस टाइम पर कमेंट्स वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। कमेंट्स वाली लाइन इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर कर दी जाती हैं। यानी जब आप इस प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में बात करोगे तो लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो एग्जीक्यूशन शुरू कहां से होगा? एग्जीक्यूशन शुरू होगा लाइन नंबर 2 से। लाइन नंबर 1 क्योंकि कमेंट वाली लाइन है इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होगी, लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक चीज देखिए जरा कि लाइन नंबर 2 पर जब आपका इंटरप्रेटर जाएगा तो वो देखेगा यहां तो डेफ लिखा हुआ है, यहां फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस लगे हैं, कोलन लगा हुआ है। तो ये सब चीजें देख करके उसे पता चल जाएगा कि लाइन नंबर 2 जो है ये फंक्शन की हेडर वाली लाइन है। अच्छा, एक बात आप ये भी समझिए कि अभी जब मैं प्रोग्राम की फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं तो लाइन नंबर 2 तो एग्जीक्यूट होगी नो डाउट, क्योंकि फंक्शन के हेडर वाली लाइन तो एग्जीक्यूट होगी अभी। लेकिन जो फंक्शन की बॉडी वाली लाइंस हैं यानी लाइन नंबर 3
4, 5 और 6 इनका एग्जीक्यूशन अभी नहीं होगा, यानी ये लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 6 अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लाइन नंबर 2 के बाद इन सारी लाइंस को स्किप कर दिया जाएगा क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखी गई लाइन है। तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी फिर लाइन नंबर 2 के बाद? लाइन नंबर 2 के बाद वो वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के जस्ट बाद लिखी गई है। तो फंक्शन की डेफिनेशन के जस्ट बाद आपको लाइन नंबर 7 देखने को मिल रही है। तो इसलिए क्या होगा, लाइन नंबर 2 के तुरंत बाद लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होगी 3, 4, 5, 6 को स्किप करते हुए। अच्छा चलिए लाइन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जब इंटरप्रेटर लाइन नंबर 7 पर आएगा ना तो देखेगा अच्छा ये तो फंक्शन के कॉलिंग की लाइन है, वो समझ जाएगा कि ये फंक्शन कॉलिंग की लाइन है। तो दिस एंटायर पोर्शन जिसे मैंने बॉक्स में बंद किया है ये फंक्शन कॉलिंग वाला स्टेटमेंट है। फंक्शन कॉलिंग वाली लाइन की वजह से क्या होगा, आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई यू विल और द कंट्रोल विल गो फ्रॉम लाइन नंबर 7 टू डायरेक्टली लाइन नंबर 2। आपका कंट्रोल लाइन नंबर 7 से लाइन नंबर 2 पर चला जाएगा क्योंकि उसे अब फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, देखिए लाइन नंबर 2 पहले भी एग्जीक्यूट हुई थी और लाइन नंबर 2 अब दोबारा फिर से एग्जीक्यूट हो रही है। कोई बात नहीं, तो लाइन नंबर 7 से आप लाइन नंबर 2 पर गए। तो लाइन नंबर 2 पर जाने के बाद अब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? अब यह समय आ चुका है कि फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखी गई लाइंस भी एग्जीक्यूट हो। पहले नहीं एग्जीक्यूट हुई थी, लेकिन अब फंक्शन की बॉडी में जो लाइंस लिखी गई हैं उनका एग्जीक्यूट होने का समय आ चुका है और अब वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगी। तो लाइन नंबर 2 के बाद अब जो लाइन एग्जीक्यूट होगी वो लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी। देखिए हम लोग इस प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पता कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि चलिए बेटर रहेगा अगर हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के साथ साथ इस प्रोग्राम का आउटपुट भी लिखते चले साथ साथ, कि जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट की विंडो पर यानी आउटपुट की स्क्रीन पर हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं लाइन नंबर 2 के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हुई। लाइन नंबर 2 के बाद लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हुई। लाइन नंबर 3 के एग्जीक्यूट होने की वजह से हमें आउटपुट स्क्रीन पर क्या देखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है, लाइन नंबर 3 पर लिखा हुआ है एंटर द फर्स्ट नंबर, तो यह वाला मैसेज मुझे आउटपुट स्क्रीन पर दिख जाएगा, एंटर फर्स्ट नंबर। लाइन नंबर 3 के एग्जीक्यूट होने की वजह से मुझे ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर दिख जाएगा। मैं मान के चल रहा हूं कि यूजर हमारा एंटर कर रहा है 4 एज द फर्स्ट नंबर, तो यूजर ने एंटर किया 4 एज द फर्स्ट नंबर। चलिए तो लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो गई। लाइन नंबर 3 के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? जी लाइन नंबर 3 के बाद लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगी। तो ठीक है, लाइन नंबर 3 के बाद लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट हो रही है। तो लाइन नंबर 4 की वजह से यानी लाइन नंबर 4 की एग्जीक्यूशन की वजह से स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन पर क्या दिखेगा ये भी लिख लेते हैं। जाहिर सी बात है हमें दूसरा मैसेज दिख जाएगा विच इज एंटर सेकेंड नंबर। लाइन नंबर 4 के एग्जीक्यूट होने की वजह से हमें आउटपुट स्क्रीन पर ये मैसेज दिख जाएगा और मैं मान के चल रहा हूं कि हमारा यूजर 3 एंटर कर रहा है, तो ये 3 जो है एंटर कर दिया यूजर ने। तो ये जो 4 है ये x नाम की वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, ये जो 3 है ये y नाम की वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। चलिए लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो गई, लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट हो गई। अब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? जी अब लाइन नंबर आपकी 5 एग्जीक्यूट होगी। अच्छा लाइन नंबर 5 में आपको असाइनमेंट ऑपरेटर देखने को मिला है और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बोला था कि जब भी कभी आपको असाइनमेंट ऑपरेटर देखने को मिले तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर नहीं देखोगे, पहले आप राइट साइड पर जाओगे और चेक करोगे कि क्या आपको डायरेक्टली वैल्यू दी गई है। अगर वैल्यू दी गई है डायरेक्टली तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उस वैल्यू को उठा करके डायरेक्टली वेरिएबल को दे दोगे जो लेफ्ट साइड में है। लेकिन अगर वेरिएबल के राइट में जो असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है और उसके राइट में जो चीजें ली गई है वो वैल्यू नहीं है डायरेक्टली यानी लिटरल नहीं है, तो पहले आप उस चीज को वैल्यू में कन्वर्ट करोगे यानी उसे इवेल्युएट करोगे। और यहां पर ऐसा ही हो रहा है, यहां पर आपको x प्लस वाई देखने को मिल रहा है, ना कि कोई डायरेक्टली वैल्यू देखने को मिल रही है। तो पहले आप x प्लस वाई को सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो उठा करके आप s नाम की वेरिएबल को असाइन कर दोगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? देखिए x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 हो जाएगा 7। तो ये 7 वैल्यू अब आ गई है। अब क्या करोगे आप? 7 वैल्यू को उठा करके s नाम की वेरिएबल को असाइन कर दोगे, यानी लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगी 4 के बाद और लाइन नंबर 5 जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा? उसकी वजह से वेरिएबल s को वैल्यू 7 असाइन कर दी जाएगी। चलिए लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हो गई। अब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? लाइन नंबर 5 के बाद अब लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी। तो लाइन नंबर 6 पे क्या होना है? देखिए लाइन नंबर 6 पर लिखा है प्रिंट s और s विदाउट कोट्स लिखा है, यानी s की वैल्यू प्रिंट होगी। आउटपुट स्क्रीन पर s की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और s की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की? देखिए s की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की 7। तो आउटपुट स्क्रीन पर आपको s की वैल्यू 7 प्रिंट कर देनी है, यानी प्रिंट हो जाएगी। तो यहां पर अगर मैं आउटपुट स्क्रीन के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको एक 7 भी दिख जाएगा। तो लाइन नंबर 5 के बाद लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हो चुकी है। चलिए अब आगे की बातें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप।
क्योंकि पहली बार हम लोग लॉ ऑफ एग्जीक्यूशन समझ रहे हैं। देखिए, आप लाइन नंबर 7 से लाइन नंबर 2 पर गए थे, आपने उसके बाद फंक्शन की बॉडी की लाइंस एग्जीक्यूट करना शुरू किया, यानी लाइन नंबर 3, 4, 5, 6 एग्जीक्यूट की आपने। और फंक्शन की बॉडी की जब आप सारी लाइंस एग्जीक्यूट कर चुके हो और अब कोई भी लाइन नहीं बची है फंक्शन की बॉडी में एग्जीक्यूट करने के लिए, नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। यानी लाइन नंबर 6 को एग्जीक्यूट करने के बाद यू विल रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। कहां रिटर्न होगे? मेन सवाल यह है कि आप रिटर्न होकर के कहां पहुंचोगे। देखो, जितने पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम ने आपको फंक्शन पर भेजा था, यानी जितने पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम की वजह से आप फंक्शन पर गए थे, आप वापस वहीं पर आओगे, उन्हीं के पास वापस आओगे। इट्स लाइक आपकी मम्मी ने आपको सामान लेने के लिए भेजा कि जाओ मार्केट जाओ और 1 किलो आप आलू लेकर के आ जाओ। तो आप मार्केट गए, आप आलू खरीद कर आए, मम्मी ने भेजा था, तो वापस कहां होगे आलू खरीद करके? मम्मी के पास ही आओगे, ये लो मम्मी इतने पैसे बचे हैं और इतना आलू मैं 1 किलो आपने मंगाया था मैं ले आया। तो वही बात यहां पर हो रही है। क्या हो रहा है यहां पर कि इतने पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम ने आपको फंक्शन पर भेजा था, है ना? लाइन नंबर 7 से आप लाइन नंबर 2 पर गए थे, तो इतने पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम की वजह से आप वहां पर गए थे। तो जब आप वापस आओगे, फंक्शन से रिटर्न होगे, तब आप यहीं पर वापस आओगे। कहां पर? यहां से जब आप रिटर्न होगे तो आप यहीं पर वापस आओगे। ठीक है, तो लाइन नंबर 6 से आप लाइन नंबर 7 पर आओगे। अब ये बात जो मैं आगे करने जा रहा हूं, ये भी आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, लाइन नंबर 6 से जब आप लाइन नंबर 7 पर आए हो, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइन नंबर 7 क्या दोबारा एग्जीक्यूट होगी? देखिए, इस सवाल का आंसर आपको ऐसे मिलेगा। देखिए, लाइन नंबर 7 पर जब आप दोबारा आ रहे हो वापस, यानी लाइन नंबर 6 से आप लाइन नंबर 7 पर आ रहे हो, तो ये बताओ कि लाइन नंबर 7 पर क्या अभी कुछ एग्जीक्यूट होने के लिए पेंडिंग है? सोचो जरा। नहीं, इसका आंसर है नहीं। लाइन नंबर 7 पर कुछ भी एग्जीक्यूट होने के लिए पेंडिंग नहीं है। जो कुछ भी था लाइन नंबर 7 पर एग्जीक्यूट होने के लिए वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। देखिए, लाइन नंबर 7 पर इतना पोर्शन था एग्जीक्यूट होने के लिए, इतना एग्जीक्यूट हो चुका है, तभी तो हम लोग लाइन नंबर 7 से वहां चले गए थे ना, तभी तो हमारा फंक्शन कॉल हो गया था। तो लाइन नंबर 7 पर इतना ही पोर्शन था और सारा का सारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो लाइन नंबर 7 पर अब कुछ बचा नहीं है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो जब आप लाइन नंबर 6 से लाइन नंबर 7 पर आप आओगे वापस, तो लाइन नंबर 7 दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है लाइन नंबर 7 पर एग्जीक्यूट होने के लिए। अब आगे की क्वेश्चन जब आप देखोगे ना, तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस में आपको दिखेगा कि जब आप लाइन नंबर 6 से लाइन नंबर 7 पर वापस आओगे ना, तब आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में लाइन नंबर 7 को दोबारा चलाने की जरूरत पड़ जाए, एग्जीक्यूट होने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ द लाइन नंबर 7 स्टिल पेंडिंग रहेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो इस केस में तो ऐसा है कि इस केस में लाइन नंबर 7 आपकी दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से देख लिया अपने प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, और अपने प्रोग्राम का हम लोगों ने आउटपुट भी देखा। तो ये रहा मेरे प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। लाइन नंबर 6 के बाद कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी दोबारा, और ये रहा मेरे प्रोग्राम का आउटपुट। तो चलिए प्रोग्राम नंबर 2 को पिक करते हैं और इसका भी हम लोग फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पता करेंगे। देखिए, अगर हम लोग प्रोग्राम नंबर 2 के बारे में बात करें, तो प्रोग्राम नंबर 2 में भी सबसे पहली लाइन जो लिखी गई है वो की कमेंट वाली लाइन लिखी गई है, यानी, और आपको पता है कि कमेंट वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि लाइन नंबर 1 अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा लाइन नंबर 2 से। तो जी हाँ, लाइन नंबर 2 से एग्जीक्यूशन शुरू होगा, जो कि फंक्शन डेफिनेशन की लाइन है। और आपको पता है कि फंक्शन डेफिनेशन वाली लाइन तो एग्जीक्यूट होती है, लेकिन फंक्शन की बॉडी के अंदर जो लाइंस अभी लिखी गई है वो अभी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। यानी लाइन नंबर 2 के बाद लाइन नंबर 3 और 4 अभी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। लाइन नंबर 3 अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो लाइन नंबर 2 के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? जी, लाइन नंबर 2 के बाद वही लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के जस्ट बाद लिखी गई है, और हमारे केस में लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगी। तो लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगी। तो चलिए थोड़ा सा इस प्रोग्राम के आउटपुट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। तो जब लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगी तो आपको क्या होगा प्रोग्राम में? प्रोग्राम के आउटपुट स्क्रीन पर आपको एक मैसेज दिख जाएगा जहां पर लिखा होगा एंटर फर्स्ट नंबर। ऐसा कुछ मैसेज दिखेगा, एंटर फर्स्ट नंबर। और मैं मान के चल रहा हूं कि यूजर ने यहां पर पहला नंबर एंटर कर दिया है, लेट्स अज्यूम 4। तो लेट्स अज्यूम यूजर ने पहला नंबर एंटर कर दिया है 4। ठीक है, तो लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हो गई। लाइन नंबर 5 के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? लाइन नंबर 5 के बाद लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी। लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हो चुकी, लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हो चुकी। तो लाइन नंबर 6 के एग्जीक्यूशन की वजह से आउटपुट स्क्रीन पर आपको एक और मैसेज देखने को मिल जाएगा, विच इज एंटर सेकंड नंबर। एंटर सेकंड नंबर। तो चलिए मान लेते हैं यूजर ने सेकंड नंबर एंटर किया है 3। तो यूजर ने सेकंड नंबर एंटर किया है 3। 4 फर्स्ट नंबर है और 3 जो है आपका सेकंड नंबर यूजर ने एंटर किया है। ये एक्स में चला जाएगा और ये वाई में चला जाएगा। ठीक है, तो अब लाइन नंबर 5
और 6 एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। नाउ इट इज अ टाइम टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट लाइन विच इज इन आवर केस लाइन नंबर 7। तो अब लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होगी, यानी लाइन नंबर 7 जब आप देखोगे तो पता चलेगा कि लाइन नंबर 7 में जो कुछ भी लिखा है दैट एंटायर पोर्शन इज नथिंग बट द फंक्शन कॉलिंग का स्टेटमेंट, यानी दिस एंटायर पोर्शन विच आई हैव पुट इनसाइड द बॉक्स इज कॉलिंग आवर फंक्शन ऐड। तो लाइन नंबर 7 के एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल पहुंच जाएगा लाइन नंबर 2 पर। लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट हो चुकी, लाइन नंबर 7 से कहां पर जाओगे, लाइन नंबर 2 पर पहुंच जाओगे। और साथ ही साथ क्या होगा, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ क्या होगा, x वाली वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, n1 नाम के वेरिएबल को, और y वैल्यू वाली मिल जाएगी n2 नाम के वेरिएबल को। यानी x की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 4 वेरिएबल n1 को मिल जाएगी, और y की वैल्यू 3 है तो n2 नाम के वेरिएबल को वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो चुकी। चलिए देखिए, अब समय आ चुका है कि फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखी गई लाइंस एग्जीक्यूट हो, यानी नाउ द लाइन नंबर्स 3 and 4 आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। सो देखिए, अब लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी। तो लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट में लिखा हुआ है s इक्वल टू n1 प्लस n2। देखिए मैं पहले लिख देता हूं कि लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी। तो n1 प्लस n2 लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि पहले राइट साइड को देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पर देखो, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जब राइट साइड पर आपको वैल्यू मिल जाए तो वो वैल्यू उठा करके लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर दो। तो n1 और n2 को पहले कैलकुलेट कर लो। n1 और n2 का मतलब है 4 + 3 विच इज 7, यानी वैल्यू 7 वेरिएबल s को असाइन कर दी जाएगी ड्यू टू लाइन नंबर 3। तो लाइन नंबर 3 के एग्जीक्यूशन पर क्या होगा, 7 वैल्यू जो है s नाम के वेरिएबल को असाइन कर दी जाएगी। तो लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो गई जी। लाइन नंबर 3 के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, जी हाँ, लाइन नंबर 3 के बाद लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगी। लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगी। तो चलिए देखते हैं आउटपुट स्क्रीन पर क्या होगा। तो ये प्रिंट s लिखा हुआ है, यानी s की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और s की वैल्यू क्या कैलकुलेट की हम लोगों ने, 7। तो 7 जो है आपको स्क्रीन पर एज एन आउटपुट मिल जाएगा। 7 जो है आपको स्क्रीन पर एज एन आउटपुट मिल जाएगा। अब देखिए, फंक्शन में आप आए थे लाइन नंबर 7 से लाइन नंबर 2 पर। आपने फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखी गई सारी लाइंस एग्जीक्यूट कर दी। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक, नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न। आपको पता है रिटर्न होकर के कहां जाओगे, आपको पता है क्योंकि हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया। देखिए, जहां से आप आए थे वहीं पर आप जाओगे। आप लाइन नंबर 4 के एग्जीक्यूशन के तुरंत बाद पहुंच जाओगे लाइन नंबर 7 पर, क्योंकि लाइन नंबर 7 से ही आप आए थे फंक्शन पर। तो देखिए, इस वाले प्रोग्राम में भी यही बात है कि लाइन नंबर 7 पर आप जब दोबारा वापस आओगे ना लाइन नंबर 4 से, तो आपको कुछ ऐसा बचेगा नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए जो कि लाइन नंबर 7 पर है। मतलब लाइन नंबर 4 से जब आप लाइन नंबर 7 पर आओगे तो आपको लाइन नंबर 7 पर कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि विच इज पेंडिंग टू एग्जीक्यूट। तो इसका मतलब है कि लाइन नंबर 7 अब दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज लाइन नंबर 7 में अभी कुछ बचा नहीं है। वॉट एवर पोर्शन वॉज देयर ऑलरेडी गॉट एग्जीक्यूटेड। लाइन नंबर 7 पर ये पोर्शन था ना, इतना पोर्शन लिखा था, इतना पोर्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, इसी की वजह से तो आप ऊपर गए थे। तो अब लाइन नंबर 7 पर कुछ बचा नहीं है एग्जीक्यूट होने के लिए, इसलिए लाइन नंबर 7 अब दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये रहा आपके प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, और ये रहा आपके प्रोग्राम का आउटपुट। ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट है और ये आपके प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम नंबर 3 को पिक करते हैं और इसका भी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पता करते हैं। तो प्रोग्राम नंबर 3 में भी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको लाइन नंबर 1 मिलेगी जो कि कमेंट है, और आपको पता है कि कमेंट्स वाली लाइन हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। तो लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट नहीं होगी। कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी जी, लाइन नंबर 2 से आपका एग्जीक्यूशन शुरू होगा। तो सबसे पहले लाइन जो एग्जीक्यूट होगी विच इज लाइन नंबर 2, और लाइन नंबर 2 फंक्शन की हेडर की लाइन है, तो ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन ये बात आपको पता है कि फंक्शन की बॉडी में लिखी गई लाइंस अभी एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, यानी लाइन नंबर 2 के एग्जीक्यूशन के बाद लाइन नंबर 3, 4, 5 और 6 अभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। 3, 4, 5 और 6 अभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे क्योंकि ये फंक्शन की बॉडी का पार्ट है। तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी जी, लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये फंक्शन के डेफिनेशन के जस्ट बाद लिखी गई है। तो लाइन नंबर 2 के तुरंत बाद जो लाइन एग्जीक्यूट होगी विच इज लाइन नंबर 7। तो चलिए लाइन नंबर 7 को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, जब आप लाइन नंबर 7 पर आओगे तो आपको देखने को मिलेगा सम असाइनमेंट ऐड। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको असाइनमेंट ऑपरेटर देखने को मिले तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर मत देखो, पहले आप असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पर जाओ, उसे देखो। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पर वैल्यू है तो वो वैल्यू उठाकर के लेफ्ट साइड को दे दो, लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को दे दो, असाइन कर दो। अगर राइट साइड पर वैल्यू डायरेक्टली नहीं है तो पहले राइट साइड वाली चीज को वैल्यू में कन्वर्ट करो, यानी उसे इवैल्यूएट करो, और फिर जब
वो वैल्यू मिल जाए तो वो वैल्यू उठा करके आप लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर दो। तो हमारे केस में भी यही हो रहा है। हमारे केस में क्या हो रहा है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में चीज दी गई है विच इज नॉट डायरेक्ट अ वैल्यू और लिटरल, तो मुझे पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर वो वैल्यू में उठा करके असाइन कर पाऊंगा सम नाम के वेरिएबल को। अच्छा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी समझते हैं। देखिए ये जो लाइन है ना विच इज फंक्शन कॉलिंग की लाइन, तो इस पोर्शन की वजह से, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, इस पोर्शन की वजह से आपका फंक्शन कॉल होगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो दिस पोर्शन, ड्यू टू दिस पोर्शन फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी इतने पोर्शन की वजह से आप लाइन नंबर 7 से उठ करके कहां पहुंच जाओगे, लाइन नंबर 2 पर। तो चलिए लाइन नंबर 7 से आपका कंट्रोल कहां पहुंचा, लाइन नंबर 2 पर पहुंचा। और अब समय आ चुका है कि फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखी गई लाइंस भी एग्जीक्यूट हो, यानी नाउ लाइन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 विल एग्जीक्यूट। तो लाइन नंबर 2 के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 2 के बाद लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, हम लोग साथ ही साथ इसका आउटपुट भी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि जब लाइन नंबर आपकी 3 एग्जीक्यूट होगी तो हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट विंडो है उस पर क्या देखने को मिलेगा आपको। देखिए लाइन नंबर 3 की वजह से आपको मिलेगा एक मैसेज एंटर फर्स्ट नंबर। आउटपुट स्क्रीन में आपको एक मैसेज मिल जाएगा, वहां पर लिखा होगा एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसा लिखा होगा एंटर फर्स्ट नंबर। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि यूजर हमारा एंटर करेगा फर्स्ट नंबर 4, यानी द फर्स्ट नंबर दैट विल बी एंटर्ड बाय द यूजर विल बी 4, और ये x नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। लाइन नंबर 3 के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 3 के बाद लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगी। और लाइन नंबर 4 के एग्जीक्यूशन की वजह से क्या होगा, लाइन नंबर 4 के एग्जीक्यूशन की वजह से हमें आउटपुट स्क्रीन पर देखने को मिलेगा एंटर सेकेंड नंबर, हमें ये देखने को मिलेगा एंटर सेकेंड नंबर। तो सेकंड नंबर लेट्स अज्यूम यूजर ने एंटर कर दिया 3, तो लेट्स अज्यूम यूजर ने सेकंड नंबर 3 एंटर कर दिया और ये y नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा 3 वैल्यू। तो लाइन नंबर 3 के बाद लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट हो चुकी, और अब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी जी, अब एग्जीक्यूट होगी लाइन नंबर 4 के बाद लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगी। तो लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगी। लाइन नंबर 5 में क्या होगा, आपको x और y का सम निकालना है। देखिए पहले आप राइट साइड पर देखोगे ना, पहले इसे वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो x और y का सम निकाल लिया जाएगा विच इज इन अवर केस 4 + 3 7। और अब क्योंकि ये वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है तो इसे उठा करके आप s नाम के वेरिएबल को असाइन कर दोगे। तो लाइन नंबर 5 जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, लाइन नंबर 5 के एग्जीक्यूट होने से s नाम के वेरिएबल को 7 वैल्यू मिल जाएगी। तो ठीक है, हो गया लाइन नंबर 5 भी एग्जीक्यूट। लाइन नंबर 5 के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 5 के बाद लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी। देखिए लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हो रही है। अब यहां पर आपको कुछ बात समझने की जरूरत है क्योंकि ये नई चीज है, आपको पहली बार समझना होगा चीजों को ठीक से। देखिए यहां पर लिखा हुआ है रिटर्न s, यहां पर लिखा हुआ है रिटर्न s, यानी कि यू आर रिटर्निंग फ्रॉम द फंक्शन। लाइन नंबर 6 की वजह से यू विल रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। रिटर्न करते समय आप क्या वैल्यू लेकर के रिटर्न होगे ये बताया जा रहा है कि आप s नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे लेकर के रिटर्न होगे। यानी जब आप लाइन नंबर 6 को एग्जीक्यूट हो करोगे उसके बाद जाहिर सी बात है फंक्शन की सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं बॉडी की, तो अब वापस तो आना है। वापस कहां आना है ये भी आपको पता है कि यहां आना है लाइन नंबर 7 पर। तो जब आप वापस आओगे तो अपने साथ एक वैल्यू कैरी करते हुए लेकर आओगे विच इज 7। ये है रिटर्न s का मतलब कि फंक्शन आपको कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यानी जब आप फंक्शन से बाहर आओगे तो एक वैल्यू 7 लेकर के आओगे। चलिए कुछ बात और समझिए ध्यान से। देखिए जब आप किसी फंक्शन से रिटर्न होते हो किसी वैल्यू के साथ, तो आपका उतना पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम जिसने आपको भेजा था फंक्शन पर वो रिप्लेस हो जाता है उस वैल्यू से। यानी हमारे केस में क्या होगा, हमारे केस में सिंस दिस पोर्शन ऑफ माय प्रोग्राम हैड सेंट मी टू द फंक्शन, तो जब मैं फंक्शन से वापस आऊंगा तो इतना पोर्शन ऑफ माय प्रोग्राम विल बी रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू विच इज बीइंग रिटर्न्ड बाय द फंक्शन। यानी ये वाला पोर्शन जब आप फंक्शन से वापस आओगे वैल्यू कैरी करेगा 7, यानी दिस पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम एड विल बी रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू 7। तो लाइन नंबर 6, अब देखिए चलिए समझते हैं। जब आप लाइन नंबर 6 से वापस आओगे ना, कहां आओगे, लाइन नंबर 7 पर आओगे। क्या लाइन नंबर 7 में अभी कुछ पेंडिंग है एग्जीक्यूट होने के लिए? जी हां, आप जरा ध्यान से देखो। अभी तो आपने लाइन नंबर 7 में जो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पर वैल्यू लिखी थी उसे ही केवल एग्जीक्यूट किया था और उसी की वजह से आप ऊपर पहुंच गए थे। अभी आपने
इतना पोर्शन ऑफ लाइन नंबर 7 तो एग्जीक्यूट किया ही नहीं है, अभी तो आपने केवल इतना एग्जीक्यूट किया था, ये वाला पोर्शन, ये तो एग्जीक्यूशन के अभी बाकी ही है। तो जब आप लाइन नंबर 6 से वापस आओगे, व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम लाइन नंबर 6 टू लाइन नंबर 7, तो क्योंकि लाइन नंबर 7 पर अभी भी कुछ पोर्शन एग्जीक्यूट होने के लिए बाकी है, इसलिए इस बार इस प्रोग्राम में लाइन नंबर 7 विल अगेन एग्जीक्यूट। तो जब आप लाइन नंबर 6 से वापस आओगे तो आप लाइन नंबर 7 को एग्जीक्यूट करोगे, और क्या होगा इस बार लाइन नंबर 7 जब एग्जीक्यूट होगी, होगा बेटा ये कि मैंने आपको बताया था ना कि जो ऐड है ये रिप्लेस हो जाएगा वैल्यू 7 से, तो ये वैल्यू 7 जो है सम नाम के वेरिएबल को असाइन कर दी जाएगी, ये वैल्यू 7 जो है सम नाम के वेरिएबल को असाइन कर दी जाएगी। तो लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट हो गई, और लाइन नंबर 7 के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 7 के बाद लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट होगी। लाइन नंबर 7 में क्या हुआ था कि सम नाम के वेरिएबल को वैल्यू 7 मिल गई थी। तो अब लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट होगी, जब लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट होगी तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है प्रिंट सम। तो इसका मतलब है कि अब सम नाम के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, विच इन आवर केस इज 7। तो लाइन नंबर 7 के बाद लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट होगा, और आउटपुट की विंडो पे क्या दिखेगा, आउटपुट की विंडो पर आपको देखने को मिल जाएगा कि स्क्रीन पर 7 एज एन आउटपुट दिख जाएगा। तो ये आपके प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हो गया, और ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट हो गया। ठीक है, तो देखिए ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि जब आप फंक्शन से रिटर्न हो रहे हो तो जिस लाइन पर रिटर्न हो रहे हो वो लाइन दोबारा एग्जीक्यूट हो रही है। अभी इसके पहले आपने जितने भी प्रोग्राम सीखे थे उसमें आप जब आप रिटर्न होते थे ना उस लाइन पर, तो वो लाइन दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होती थी, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं एग्जीक्यूट होने के लिए, उस लाइन में सब कुछ ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका होता था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ये सम इक्वल टू वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होने के लिए पेंडिंग था। तो जो आप लाइन नंबर 6 से लाइन नंबर 7 पर वापस आओगे तो लाइन नंबर 7 अगेन एग्जीक्यूट होगी। तो चलिए प्रोग्राम नंबर 4 को पिक करते हैं और इसका भी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पता करते हैं। तो देखिए प्रोग्राम नंबर 4 में भी अगर आप देखोगे तो सबसे पहली लाइन जो है वो है कमेंट की लाइन, यानी ये लाइन नंबर 1 हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूट नहीं होगी। एग्जीक्यूशन जो शुरू होगा वो डायरेक्टली लाइन नंबर 2 से शुरू होगा। लाइन नंबर 2 फंक्शन की हेडर की लाइन है जो कि एग्जीक्यूट होगी, और आपको पता है कि फंक्शन की हेडर वाली लाइन तो अभी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन फंक्शन की बॉडी में जो लाइंस लिखी होती हैं उनका एग्जीक्यूशन अभी नहीं होगा। यानी लाइन नंबर 2 के एग्जीक्यूशन के बाद लाइन नंबर 3 और 4 अभी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 3 और 4 अभी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बाद में होंगी। लाइन नंबर 2 के तुरंत बाद जो लाइन एग्जीक्यूट होगी वो है लाइन नंबर 5, क्योंकि ये लाइन फंक्शन की डेफिनेशन के जस्ट बाद लिखी गई है। तो लाइन नंबर 2 के बाद लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हो जाएगी। चलिए साथ ही साथ हम लोग प्रोग्राम के आउटपुट के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो जब लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगी तो हमारे आउटपुट वाली विंडो पर क्या दिखाई देगा ये भी देख लेते हैं। जाहिर सी बात है जब लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगी तो हमें आउटपुट की स्क्रीन पर दिखाई देगा ये मैसेज एंटर फर्स्ट नंबर। तो हमें स्क्रीन पर दिखेगा एंटर फर्स्ट नंबर, ये मैसेज दिख जाएगा। और मैं मान के चल रहा हूं कि यूजर ने जो नंबर एंटर किया है वो 4 है, तो यूजर जो नंबर एंटर करेगा लेट्स अज्यूम 4 है। लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हो गई। लाइन नंबर 5 के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी जी, लाइन नंबर 5 के बाद लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी। तो लाइन नंबर 5 के बाद लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी। इसकी वजह से स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा आउटपुट स्क्रीन पर, इसकी वजह से आउटपुट स्क्रीन पर हमें एक और मैसेज देखने को मिल जाएगा जहां पर लिखा होगा एंटर सेकंड नंबर, मिलेगा एंटर सेकंड नंबर, दिस इज ड्यू टू लाइन नंबर 6। और मैं मान के चल रहा हूं कि यूजर ने सेकंड नंबर जो एंटर किया है वो 3 एंटर किया है, जो कि वेरिएबल y को असाइन हो जाएगा। यानी ये x नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, ये y नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। चलिए लाइन नंबर 6 के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 6 के बाद लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होगी। तो लाइन नंबर 6 के बाद लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होगी। अच्छा एक बात आप समझिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, आप जरा देखिए लाइन नंबर 7 में ये आपको असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ दिख रहा है। तो आपको बताया जा चुका है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के पहले लेफ्ट साइड पर नहीं देखना है, पहले आपको राइट साइड पर देखना होता है। और अगर आपको राइट साइड पर डायरेक्टली वैल्यू मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, उस वैल्यू को डायरेक्टली उठा करके लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर दो। अगर वेरिएबल के जो राइट साइड में है असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके राइट साइड में जो चीजें दी गई हैं वहां पर आपको वैल्यू डायरेक्टली नहीं मिलती है, तो पहले आपको इसे वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, यानी आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, इवैल्यूएट करना होगा इसे। तो जाहिर सी बात है कि पहले हम लाइन नंबर 7 में इतने पोर्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, इतने पोर्शन को जो बॉक्स के अंदर है इतने पोर्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इतने पोर्शन की वजह से क्या होगा, देखिए आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन कॉलिंग की स्टेटमेंट है। ये जो ऐड ब्रैकेट में x और y लिखा है ये फंक्शन कॉलिंग का स्टेटमेंट है। इसकी वजह से आपका ऐड नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी लाइन नंबर 7 से आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे अब लाइन नंबर 2 पर। यानी
लाइन नंबर 7 के बाद जो लाइन एग्जीक्यूट होगी वो लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी। चलिए, तो अब लाइन नंबर 2 के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी इसको देखेंगे, उससे पहले कुछ बातें और कर लेते हैं। देखिए, हम मान के चल रहे हैं कि यूजर ने 4 एंटर किया है जो कि x नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया गया है, और 3 एंटर किया है जो कि y नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया गया है। तो देखिए, x की जो वैल्यू है वो n1 नाम के वेरिएबल को मिल जाएगी, और y वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो n2 नाम के वेरिएबल को मिल जाएगी। तो x की वैल्यू है 4, तो ये n1 को मिल जाएगा 4 और n2 को मिल जाएगा 3। तो यहां पर n1 की वैल्यू 4 हो जाएगी और n2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। चलिए, लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम लोग फंक्शन की बॉडी में प्रवेश कर रहे हैं। वी आर एंटरिंग द बॉडी ऑफ द फंक्शन, और अब लाइन नंबर 3 और 4 एग्जीक्यूट होंगी। तो लाइन नंबर 2 के बाद लाइन नंबर एग्जीक्यूट जो होगी वो है 3। अब लाइन नंबर 3 में क्या होगा? देखिए, लाइन नंबर 3 में होना है कि s इक्वल टू n1 प्लस n2 लिखा हुआ है, यानी आपको पहले राइट साइड वाली चीज को वैल्यू में कन्वर्ट करना है। यानी पहले आपको n1 प्लस n2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर जब आपको वैल्यू मिल जाए वो वैल्यू उठा करके आप s नाम के वेरिएबल को असाइन कर दोगे। तो n1 की वैल्यू क्या है 4, n2 की वैल्यू क्या है 3, तो n1 प्लस n2 4 प्लस 3 विल बिकम 7, यानी ये 7 जो वैल्यू है वो असाइन कर दी जाएगी s नाम के वेरिएबल को। तो हम साथ साथ क्योंकि आउटपुट भी डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए मुझे ये सब कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन अगर लिखते केवल, तो फिर हमें ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत ना होती। तो लाइन नंबर 2 के बाद हमने लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट की। लाइन नंबर 3 की वजह से क्या हुआ, s नाम के वेरिएबल को वैल्यू 7 असाइन हो गई है। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी। जी हाँ, लाइन नंबर 3 के बाद जो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी वो है लाइन नंबर 4। तो लाइन नंबर 3 के बाद लाइन नंबर 4 आपकी एग्जीक्यूट होगी, और लाइन नंबर 4 में क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। लाइन नंबर 4 पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है। रिटर्न स्टेटमेंट के साथ लिखा हुआ है रिटर्न s, यानी लाइन नंबर 4 में s वेरिएबल पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो रिटर्न हो रही है, और s वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है 7। देखिए हुआ क्या, आपने लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट की। लाइन नंबर 7 की लाइन नंबर 7 की वजह से आप पहुंचे लाइन नंबर 2 पर, और फिर आपने फंक्शन की बॉडी में लिखी गई लाइन 3 और 4 को एग्जीक्यूट किया। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। जब आपने फंक्शन की बॉडी की सारी लाइंस एग्जीक्यूट कर दी तब आप फंक्शन से बाहर आ जाते हो, फंक्शन से रिटर्न हो लेते हो। बट इस टाइम क्या हो रहा है, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में भी हुआ था, इस बार आप फंक्शन से रिटर्न तो हो रहे हो बट यू आर कैरिंग सम वैल्यू विथ इट। तो आप वापस कहां होगे? देखिए, जितने पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम ने आपको भेजा था फंक्शन पर, वहीं पर आप वापस आओगे। और आप अगर देखोगे ध्यान से तो आप समझोगे कि यू वेंट टू द फंक्शन ड्यू टू दिस पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। आप इतने पोर्शन की वजह से गए थे फंक्शन की तरफ। तो जब आप फंक्शन से वापस आओगे, जब आप फंक्शन से रिटर्न होगे, तो दिस पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम विल बी रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू यू आर कैरिंग while returning from the function। यानी this portion of the program will be replaced by the value 7। इसकी वैल्यू हो जाएगी 7, क्योंकि आप 7 वैल्यू लेकर के रिटर्न हो रहे हो। तो अच्छा, चलिए एक बात और करते हैं। देखिए, जब आप लाइन नंबर 4 से एग्जीक्यूट हो रहे हो तो आप लाइन नंबर 7 पर आओगे, ये बात तो ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप लाइन नंबर 4 से लाइन नंबर 7 पर आ रहे हो तो लाइन नंबर 7 क्या दोबारा एग्जीक्यूट होगी? देखिए, इसका आंसर है हाँ, लाइन नंबर 7 दोबारा एग्जीक्यूट होगी। क्योंकि अभी आपने क्या किया था, जब आपने पहली बार लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट किया था तब आपने केवल इतने पोर्शन ऑफ द लाइन नंबर 7 को एग्जीक्यूट किया था। लेकिन जब आप अब लाइन नंबर 7 पर वापस आ रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको कि ये पोर्शन ऑफ द लाइन नंबर 7 स्टिल पेंडिंग टू एग्जीक्यूट। इतना पोर्शन तो अभी भी बाकी ही है ना एग्जीक्यूट होने के लिए। तो जब आप लाइन नंबर 4 से लाइन नंबर 7 पर आप वापस आओगे तो लाइन नंबर 7 दोबारा एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूशन के समय पर क्या होगा कि जो वैल्यू 7 है, ये वैल्यू 7 सम नाम के वेरिएबल को असाइन कर दी जाएगी। तो आप लाइन नंबर 4 के बाद लाइन नंबर 7 को एग्जीक्यूट करोगे, और ये आपको मैंने बता ही दिया है कि लाइन नंबर 7 के एग्जीक्यूशन के टाइम पर क्या होगा कि वैल्यू 7 जो है वो सम नाम के वेरिएबल को असाइन कर दी गई है। तो लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट हो गई। लाइन नंबर 7 के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? लाइन नंबर 7 के बाद लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट होगी। तो लाइन नंबर 7 के बाद लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट होगी। लाइन नंबर 8 में क्या हो रहा है? लाइन नंबर 8 में लिखा है प्रिंट सम, और सम याद रखो कि विदाउट कोट्स लिखा गया है। देखिए जरा ध्यान से, विदाउट कोट्स लिखा गया है, यानी सम एज इट इज प्रिंट नहीं होगा बल्कि सम की वैल्यू प्रिंट होगी, और सम नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 7। तो लाइन नंबर 8 जब एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट की विंडो जो होगी, आउटपुट की जो स्क्रीन होगी, वहां पर सम
वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। और हमारे केस में जैसा कि आपको पता है कि सम नाम के वेरिएबल की जो वैल्यू है हमने कैलकुलेट की 7, तो ये 7 जो है आपको आउटपुट की स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो आपको आउटपुट की स्क्रीन पर ये 7 दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमने अपने प्रोग्राम का ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैलकुलेट कर लिया। दिस इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। देखिए लाइन नंबर 8 के बाद आपके प्रोग्राम में कोई ऐसी लाइन नहीं है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो आफ्टर लाइन नंबर 8 कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। ये तो रहा हमारे प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ योर दिस प्रोग्राम। तो हम लोगों ने दोनों चीजें इकट्ठा डिस्कस कर ली कि प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा और प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा।